इस वक्त पूरी मायापुरी में बस बधाइयों का शोर गूंज रहा था और ये सब माथुर परिवार के इर्द गिर्द हो रहा था। शोर इतना कि कान सुन्न हो जाएं। अनगिनत गुलाब की पंखुड़ियां हवा में पागलों की तरह उड़ रही थीं। ईशा के कदमों के नीचे एक रेड कारपेट बिछा हुआ था। तभी रेड कारपेट के आखिर में दो आकृतियां नजर आईं, एक लंबी और एक छोटी। सूट पहने एक नौजवान, जिसके एक हाथ में फूल थे और दूसरे हाथ से उसने प्रिंसेस ड्रेस पहने एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था। वो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ ईशा की तरफ देख रहा था। ईरा! जब ईशा ने उन दो जानी पहचानी आकृतियों, एक बड़ी और एक छोटी, को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह पूरी तरह से टूट गई और आगे बढ़कर अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। 3 दिन पहले जब से ईरा को दूर ले जाया गया था, तब से उसे हर रात बुरे सपने आ रहे थे। अगर कबीर ने उसे नहीं बताया होता कि ईरा सिंघानिया परिवार के घर पर रिकवर कर रही है, तो शायद वह बहुत पहले ही पागल हो चुकी होती। विराट! कबीर का चेहरा एकदम सख्त हो गया था। अगर ईशा की सिंघानिया परिवार में शादी होने में बस कुछ और घंटे बीत जाते, तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन अब विराट ईरा के साथ आ गया था, जिससे ईशा का मन बदल सकता था। मम्मा मत रो, ईरा बिल्कुल ठीक है। मैं इन बीते कुछ दिनों से डैडी के साथ थी। डैडी ने कहा कि हमारी फैमिली अब कभी अलग नहीं होगी। ईरा ने अपने छोटे छोटे हाथों से ईशा के आंसू पोंछे। अपनी बेटी की बातें सुनकर ईशा जैसे किसी सपने से जागी। तुम कह रही हो कि तुम इन बीते कुछ दिनों से डैडी के साथ थी? उसने हैरानी से पूछा। हां, डैडी ने ईरा और मेरे छोटे भाई को बचाया, और वहां एक बहुत प्यारे दादू भी हैं जिन्होंने ईरा की चोटों को ठीक किया और कहा कि वो ईरा की आंखों को भी ठीक कर देंगे। ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका छोटा सा चेहरा उम्मीद से भरा हुआ था। बूम! उस पल ईशा का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे अचानक याद आया कि 3 दिन पहले जब विराट उससे मिलने आया था, तो उसने कहा था कि ईरा को कुत्तों ने लगभग नोच डाला था और इसके पीछे कबीर का हाथ था। हालांकि उसने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था और विराट को वहां से भगा दिया था। कबीर, आखिर हुआ क्या था? ईशा ने गुस्से से कबीर को घूरा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने ईरा को बचाया है और वह पिछले कुछ दिनों से सिंघानिया परिवार के घर पर रिकवर कर रही है? ईशा का सवाल समंदर में गिरे किसी पत्थर की तरह था, जिसने वहां मौजूद मेहमानों के बीच एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। आसपास के मेहमानों की फुसफुसाहट ने कबीर का चेहरा और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। तुम मेरे पास ईरा और आरव को बचाने के लिए मदद मांगने आई थी। अब आरव वापस तुम्हारे पास है। ईरा बस थोड़ी कमजोर थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम उसे चोटिल हालत में देखो, इसलिए मैंने उसे इलाज के लिए सिंघानिया परिवार के पास छोड़ दिया। कबीर ने दांत पीसते हुए कहा। आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने ईरा को इस वक्त यहां बुलाया। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर शक करोगी। कबीर की बातें सुनकर ईशा का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हुआ, लेकिन वह अभी भी बहुत उलझन में थी। आखिर उसकी बेटी ने कहा था कि वह इन पिछले कुछ दिनों से अपने पिता के साथ थी। नहीं! अचानक ईरा ने रोते हुए पलटकर जवाब दिया। उन्होंने ईरा और मेरे भाई पर कुत्ते छोड़ दिए थे। जब ईरा को वो लगभग नोच कर मारने ही वाले थे, तब डैडी आए और उन्होंने ईरा और भाई को बचाया। जैसे ही ईरा ने बोलना शुरू किया, उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया। उस दिन जो हुआ था, उसने साफ तौर पर उसके दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। कबीर! ईशा गुस्से से पागल हो रही थी। उसकी लाल आंखें कबीर पर टिकी थीं। ईशा, बच्ची बकवास कर रही है। एक अंधी बच्ची क्या देख सकती है? वह अपने खुद के पिता को कैसे पहचान सकती है? कबीर ने घबराहट भरे चेहरे के साथ जल्दी से सफाई दी। ईशा, तुम्हारे लिए मैंने जो ये ग्रैंड वेडिंग तैयार की है, वो मेरा तुम्हारे लिए प्यार साबित करने के लिए काफी है। मैं भला किसी को बच्चों पर कुत्ते छोड़ने का हुक्म कैसे दे सकता हूं? ईशा ने अपने लाल होंठ कसकर दबाए। उसकी नजर अचानक विराट पर पड़ी। जब से वह ईरा के साथ आया था, विराट ने एक लफ्ज नहीं कहा था। वह देखना चाहता था कि कबीर जैसा घटिया इंसान ईशा को क्या सफाई देता है। उसे बस इस बात का अंदाजा नहीं था कि कबीर इतना बेशर्म होगा कि ईशा के लिए तैयार की गई ग्रैंड वेडिंग का पूरा क्रेडिट खुद ले लेगा।
विराट की नजरें ठंडी पड़ गईं और उसने कबीर से सवाल किया, तुम कह रहे हो कि ये सब तुमने ईशा के लिए तैयार किया है और तुमने ईरा और आरव को भी बचाया है? अगर कबीर ने नहीं किया तो क्या तूने किया है कचरे के डिब्बे? इससे पहले कि कबीर कुछ बोल पाता, ममता गुस्से से पागल होकर आगे आई। तू बस राय परिवार का एक बचा खुचा हिस्सा है जो 5 साल पहले ही मिट चुका है। तू भला इतनी शानदार शादी कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता है? और ये लोग जो तेरे पीछे खड़े हैं, क्या ये सब तेरे किराए के एक्टर्स नहीं हैं? अगर तुझे एक्टिंग करनी ही है तो कम से कम थोड़ी रियलिस्टिक तो रख। क्या बैटल डोमेन हेवनली किंग? क्या अनंत नाग महल का मास्टर? मैंने तो इन सब का नाम तक नहीं सुना। क्या आप में से किसी ने इन लोगों का नाम सुना है? ममता ने भीड़ पर नजर डालते हुए पूछा। फिर उसने कबीर के बगल में खड़े कपूर की ओर देखा और पूछा, कपूर साहब, आप यहां सबसे बड़े रुतबे वाले इंसान हैं। क्या आपने इन लोगों के बारे में सुना है? बैटल डोमेन हेवनली किंग, इनके बारे में मैंने सुना है, लेकिन पूरे आर्यावर्त में सिर्फ 4 हेवनली किंग हैं। उनमें से हर एक टॉप लेवल का रईस है जो एक डोमेन को संभालता है। वो भला उस परिवार के बचे हुए टुकड़े के लिए दुल्हन लेने खुद कैसे आ सकते हैं जो सालों पहले बर्बाद हो चुका है? रही बात अनंत नाग महल और संजीवनी संप्रदाय की, तो मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना। कपूर ने सिर हिलाया, विराट के पीछे खड़े लोगों को ठंडी नजरों से देखा और चिल्लाया, अगर मरना नहीं चाहते हो तो अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। तू मौत को बुलावा दे रहा है। सम्राट के 9 चेले एक साथ आगे बढ़े। वे पहले से ही आग बबूला थे। उनके चेहरों पर जान से मारने वाला गुस्सा साफ दिख रहा था। अगर विराट की शादी के दिन खून खराबे को अशुभ न माना जाता तो वे अब तक हमला कर चुके होते। तो ये सब लोग सिर्फ एक्टर्स थे। मुझे लगा कि ये कोई बड़ी टोप है। मुझे पता था मायापुरी के लगभग आधे बड़े लोग कबीर सर के साथ बारात में आए हैं। उनसे भी बड़े बैकग्राउंड वाला कोई कैसे हो सकता है? भले ही राय परिवार का कोई बचा हुआ इंसान जो 5 साल पहले तबाह हो गया था बहुत ताकतवर हो, लेकिन वो सिर्फ 5 सालों में इतनी बड़ी ताकत कैसे खड़ी कर सकता है? आसपास खड़े मेहमान भी बीच में बोलने लगे। उनकी आंखों में विराट के लिए सिर्फ मजाक और ताने थे। कबीर, जो पहले थोड़ा घबराया हुआ था, अब फाइनली रिलैक्स हो गया। जब उसने देखा कि सब विराट को टारगेट कर रहे हैं, उसने मजाक उड़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, विराट, राय परिवार के बचे खुचे इंसान के तौर पर तुम्हारे स्टेटस को देखते हुए मुझे डर है कि पूरी मायापुरी में कोई भी तुम्हें नौकरी देने की हिम्मत नहीं करेगा। एक काम करते हैं। अचानक उसका टोन बदला और उसने चिढ़ाते हुए कहा, हमारे पुराने रिश्तों को देखते हुए मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी का जुगाड़ कर दूंगा। बस इतना कि 2 वक्त की रोटी चल जाए, ठीक है ना? कपूर हंसा। मुझे बस इस बात की हैरानी है कि तुम्हारी इस हैसियत के साथ तुम किस लायक हो? कबीर ने सिर हिलाया। उसका चेहरा तानों से भरा था। कपूर साहब की बात सही है। विराट, 10,000 की सैलरी, आसान सा काम, और तुम मुझे और अपनी एक्स वाइफ को रोज रोमांस करते देख सकते हो। कैसा रहेगा? कबीर सर, आप कुछ ज्यादा ही दरियादिल हैं। क्या एक रखवाले कुत्ते को सैलरी की जरूरत होती है? उसे रोज थोड़ा सा डॉग फूड दे देना ही काफी है। कपूर ने बीच में बोलते हुए विराट से कहा, राय परिवार खत्म हो चुका है और कबीर सर ही तुम पर तरस खाकर तुम्हें एक रास्ता दे रहे हैं। क्या तुम उन्हें थैंक यू नहीं कहोगे? हा 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 हा। मेहमानों के चेहरे देखने लायक थे। वे आज सिंघानिया परिवार की शादी में आए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा ड्रामा देखने को मिलेगा। विराट के दिल में एक अजीब सा सूनापन छा गया। 5 साल पहले राय परिवार तबाह हो गया था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कबीर को ढूंढा और उसे अपने सारे रिसोर्सेज दे दिए, जिसकी वजह से सिंघानिया परिवार आज इस मुकाम पर है। क्या तुम मुझे इस तरह सिला दोगे? विराट ने कबीर को एक अजीब नजर से घूरते हुए सवाल किया। बाकी लोग शायद उसका मतलब न समझें, लेकिन कबीर बहुत अच्छे से जानता था। विराट की आंखों में देखकर वह खुद को थोड़ा गिल्टी महसूस करने से रोक नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने तंज कसा, सिला, तेरी औकात क्या है? तुझे लगता है कि तेरे पास मुझसे सिला मांगने का कोई हक है? विराट, उस पुरानी दोस्ती की खातिर
मैं तुझे सलाह देता हूं कि यहां से दफा हो जा, वरना। कबीर की बात अधूरी रह गई, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान को भयानक धमकी का एहसास हुआ। वरना क्या? विराट की आवाज धीरे धीरे ठंडी होने लगी। वरना राय परिवार के ये आवारा कुत्ते आज रात जिंदा बचेंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। कबीर की आंखों में खून सवार था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, बारात में आए मायापुरी के बड़े लोग एक साथ आगे बढ़े। उनकी आंखों में विराट के लिए धमकी भरी नजरें थीं। सम्राट के 9 चेले गुस्से से उबल रहे थे। उनका मन कर रहा था कि इन घमंडी कीड़ों को चीर कर रख दें। विराट, तुझे क्या लगता है कि तू कुछ लोगों को किराए पर लाकर यह साबित कर देगा कि तू बहुत बड़ी तोप है? ममता बहुत ज्यादा हाइपर हो रही थी। उसने विराट को धक्का दिया और चिल्लाई, निकल! मेरी बेटी की नजरों से अभी के अभी दफा हो जा। विराट एक पहाड़ की तरह अपनी जगह पर डटा रहा। उसकी नजरें ईशा पर टिकी थीं। इस डर से कि कहीं ईशा चली न जाए, ममता ने जल्दी से कहा, तू अभी भी किस बात का इंतजार कर रही है? इसे बाहर निकाल। वाह! तभी अचानक रोने की एक साफ आवाज गूंजी और एक छोटी सी आकृति दौड़कर विराट के पास आई। आरव को सिर्फ अपने पापा चाहिए। मम्मा, किसी और से शादी मत करो। छोटा लड़का फूट फूट कर रो रहा था और विराट के पैरों से कसकर चिपक गया था, इस डर से कि कहीं उसके पिता उसे छोड़कर न चले जाएं। ईशा से मिन्नतें करते हुए उसने विराट की ओर देखा और रोते हुए कहा, डैडी, मत जाओ, मत जाओ। विराट के सीने में दर्द उठ गया। उसने अचानक आरव को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में प्यार भरा था। डैडी नहीं जाएंगे, मैं अब कभी कहीं नहीं जाऊंगा। ईरा उसकी बाहों में दुबक गई। सिसकते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से ईशा के चेहरे के आंसू पोंछे और रुंधे गले से बोली, मम्मा, चलो डैडी के साथ चलते हैं, ठीक है? ईशा की आंखों में पहले से ही आंसू थे। उसका सख्त दिल धीरे धीरे पिघल रहा था और वह खुद पर काबू न रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है, मम्मा वादा करती हैं, अब से हमारी फैमिली हमेशा साथ रहेगी। इन शब्दों ने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ईशा ने कबीर की ओर देखा और बिना किसी झिझक के मजबूती से कहा। ममता तुरंत घबरा गई। वह उस सोने की खान जैसे दामाद को ऐसे कैसे मना कर सकती है, जिसे उसने इतनी मुश्किल से फंसाया था। उसने जल्दी से ईशा का रास्ता रोका और उसे समझाते हुए बोली, क्या तुम्हें कबीर का रुतबा नहीं पता? ईशा, अपनी मां की बात सुनो, बस तुम एक बार शादी कर लो। ममता की बात ईशा ने बीच में ही काट दी और बेहद निराशा के साथ कहा, आप कभी मेरे बारे में नहीं सोचती। आप हमेशा मुझे अपनी बात मनवाती हैं। क्या आप ये सब मेरी भलाई के लिए कर रही हैं या अपने फायदे के लिए? यह कहकर वह ईरा को गोद में लेकर वहां से चल पड़ी। 4 लोगों का वो परिवार बैंक्वेट हॉल के गेट तक पहुंचा ही था कि कबीर की ठंडी आवाज गूंजी, क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? कई हट्टे कट्टे आदमी तुरंत बाहर निकल आए। मैं जाना चाहता हूं, मुझे कौन रोक सकता है? विराट की बाज जैसी तेज नजरें कबीर पर टिकी थीं। उसने पूरे दबदबे के साथ जवाब दिया। सम्राट के 9 चेले एक साथ आगे बढ़े और विराट और उसके परिवार को बीच में लेकर सुरक्षा घेरा बना लिया। हर एक की आंखों में खून सवार था। विराट, तू अब राय परिवार का वो लाडला राजकुमार नहीं रहा। अब तू मेरे कुत्ते के बराबर भी नहीं है। कबीर ने दांत पीसते हुए बदतमीजी से कहा, अगर तूने मेरी होने वाली बीवी को ले जाने की हिम्मत की तो मैं ये पक्का करूंगा कि तेरे राय परिवार का नामो निशान मिट जाए। बकवास खत्म, तो अब मुंह बंद रख। विराट ने कबीर की धमकी को इग्नोर किया और ठंडे स्वर में कहा, आज अपनी पत्नी और बच्चे को ले जाने के अलावा मुझे सिंघानिया परिवार को एक और बात बतानी है। 5 साल पहले सिंघानिया परिवार ने एक नकली वसीयत का इस्तेमाल करके राय परिवार से सब कुछ छीन लिया था। मैं सिंघानिया परिवार को इसे वापस करने के लिए 7 दिन का समय देता हूं। इन शब्दों ने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक हिला दिया। हालांकि इसके बाद जो कहा गया वह और भी चौंकाने वाला था। आज से 60 दिन बाद वो दिन है जब मेरे राय परिवार का कत्लेआम हुआ था। उस दिन मैं चाहता हूं कि सिंघानिया परिवार का हर एक सदस्य राय परिवार की कब्र पर जाए और घुटने टेक कर अपनी श्रद्धांजलि दे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। विराट की बातों ने सबको सन्न कर दिया। हा 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 हा।
लेकिन कुछ ही देर बाद भीड़ में ठहाके गूंजने लगे। कितना मजाकिया है, एक डरपोक बचा खुचा इंसान और इतनी बड़ी बड़ी बातें। बिल्कुल, सिंघानिया परिवार को धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। बिल्कुल बेवकूफ है। ये पक्का कबीर सर ने सबके एंटरटेनमेंट के लिए कोई ड्रामा सेट किया है ना? हा हा हा। कबीर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। एक आवारा कुत्ता मेरे सिंघानिया परिवार को धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुझे मौत शब्द लिखना भी आता है? विराट ने तंज कसा। तू मुझे सिखाना चाहता है? चूंकि तू सीखना चाहता है तो मैं तुझे सिखाता हूं। कबीर ने अचानक अपना हाथ उठाया और विराट के चेहरे पर एक तमाचा जड़ने की कोशिश की। थप्पड़। हालांकि इससे पहले कि उसका हाथ विराट को छू पाता, वह हवा में ही पकड़ लिया गया। पूरी धरती पर नजर डाल लो, कौन है जो मुझे सिखा सकता है? विराट के मुंह से एक ईश्वरीय आवाज गूंजी, जो मानो सीधे आसमान से आई हो। विराट, तू पागल हो गया है, मुझे छोड़! कबीर दर्द से चिल्लाया। आ, मेरा हाथ! कपूर साहब, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए! कपूर की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखी। लड़के, उसे छोड़ दे। अगर तूने कबीर सर को दोबारा चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं गारंटी देता हूं कि तू यहां से अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगा। विराट ने उसकी ओर ठंडी नजरों से देखा। अपना बदबूदार मुंह बंद रख, वरना वो और भी बुरी मौत मरेगा। हा, तूने मुझे धमकी दी? कपूर गुस्से में हंसा। वो, जो मायापुरी के 4 सबसे बड़े परिवारों में से एक कपूर परिवार का मुखिया था, उसे धमकी दी जा रही थी। विराट ने बेबसी में अपना सिर हिलाया। उसे सिर हिलाते देख कपूर ने तंज कसा। उसका चेहरा घमंड से भरा था। यह हुई ना बात। धड़ाम! लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, विराट ने कबीर को लात मार दी। कबीर एक गेंद की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा और तुरंत बेहोश हो गया। सबकी नजरें विराट पर टिक गईं, जिसने ठंडे स्वर में ऐलान किया, मैं कभी लोगों को धमकी नहीं देता, मैं सिर्फ एक्शन लेता हूं। इन शब्दों ने कपूर के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी और वह गुर्राया। तू मौत को बुलावा दे रहा है? कबीर के साथ बारात में आए मायापुरी के बड़े लोग आगे बढ़े। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे और वे विराट को घूर रहे थे। वे कबीर के साथ दुल्हन लेने आए थे और एक तबाह हो चुके परिवार के इस बचे हुए इंसान ने उनके सामने कबीर पर हमला करने की हिम्मत की थी। उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थीं। दफा हो जाओ! विक्रम और रुद्र एक साथ आगे बढ़े। उनके अंदर से एक भयानक जानलेवा इरादा झलक रहा था। क्लिक क्लिक क्लिक! बंदूकों के लोड होने की आवाज ने अचानक सन्नाटा तोड़ दिया। ये बारात के साथ आए सैनिक थे, जिनकी बंदूकें मायापुरी के उन बड़े लोगों पर तनी हुई थीं। इस नजारे को देखकर बड़े लोग सन्न रह गए, अपनी जगह पर जम गए और उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। चलो! विराट ने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। एक बांह में आरव और दूसरी में ईरा को उठाया और सबकी नजरों के सामने एक हेलीकॉप्टर में बैठ गया। पुट पुट पुट! हेलीकॉप्टर के रोटर गरजने लगे और आसपास एक तेज हवा का बवंडर उठने लगा। पीछे हटो! सम्राट के 9 चेले एक एक करके वहां से निकल गए। उन सब के वहां से जाने के बाद ही मायापुरी के बड़े लोगों ने राहत की सांस ली। कपूर साहब, क्या वो लोग सच में विराट के किराए के एक्टर्स थे, जो बस ड्रामा करने आए थे? अचानक किसी ने कपूर से पूछा। कपूर का चेहरा बहुत बुरा लग रहा था। वह भी इसी सवाल पर सोच रहा था, लेकिन वहां मौजूद सबसे ताकतवर इंसान होने के नाते उसे अपनी बात पर कायम रहना था। बकवास! अगर वो एक्टर्स नहीं होते, तो क्या वो इतने बड़े लोग हो सकते थे? कपूर ने ठंडे स्वर में सवाल किया। उसी वक्त मायापुरी ग्रैंड होटल में काफी चहल पहल थी। सिंघानिया जी, बहुत बहुत बधाई। आज के बाद सिंघानिया परिवार शायद टॉप के अमीर परिवारों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। सिंघानिया जी, अब जब सिंघानिया परिवार तरक्की कर रहा है, तो अपने इस छोटे भाई को मत भूल जाना। बैंक्वेट हॉल के अंदर बलवंत सिंघानिया मेहमानों की भीड़ से घिरे हुए थे। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। आप सबका शुक्रिया। आज सिंघानिया परिवार की जो भी कामयाबी है, वो सब मेरे पोते कबीर की वजह से है। उसके हनीमून से लौटने के बाद मुझे लगता है कि मुझे रिटायर होकर सारी जिम्मेदारी उसे सौंप देनी चाहिए। बलवंत सिंघानिया ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बातों ने
जो शायद यूं ही कही गई थीं, सबको हैरान कर दिया। क्या बलवंत सिंघानिया सच में परिवार की कमान अगली पीढ़ी को सौंपने की प्लानिंग कर रहे थे? मैं तो हमेशा से कहता था कि कबीर ही सिंघानिया परिवार का इकलौता वारिस है। वो पूरे परिवार में सबसे सही इंसान है। मैं पूरी तरह सहमत हूं कि कबीर को ही परिवार के मुखिया का पद संभालना चाहिए। पल भर में हर कोई उनकी चापलूसी करने लगा। जैसे ही सिंघानिया परिवार एक सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था, सेक्रेटरी दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, स्काई ग्रुप के चेयरमैन शर्मा आ गए हैं। चेयरमैन शर्मा खुद आए हैं। बलवंत सिंघानिया हैरान दिखे। स्काई ग्रुप सिंघानिया परिवार का सबसे बड़ा पार्टनर था। यह कहना गलत नहीं होगा कि सिंघानिया परिवार की आज की कामयाबी बहुत हद तक इस कंपनी के साथ उनके सहयोग की वजह से ही थी। इससे पहले कि सेक्रेटरी कोई जवाब दे पाता, स्काई ग्रुप के चेयरमैन शर्मा की अगुवाई में कुछ लोग आगे आए। बलवंत सिंघानिया ने एक चापलूस मुस्कान के साथ आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ फैलाए। चेयरमैन शर्मा का आना मेरे सिंघानिया परिवार के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। स्वागत है, स्वागत है। चेयरमैन शर्मा ने मानो बलवंत सिंघानिया के फैले हुए हाथों को देखा ही नहीं। उनके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। अगर सिंघानिया जी को मेरे यहां आने का मकसद पता होता तो शायद वो इतने खुश नहीं होते। बलवंत सिंघानिया के माथे पर हल्की सी सिलवट पड़ी और उन्होंने जल्दी से एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, चेयरमैन शर्मा, आप बहुत दयालु हैं। आप मेरे सिंघानिया परिवार के सबसे अहम पार्टनर हैं। भला मैं आपका स्वागत कैसे न करूं? ठम। चेयरमैन शर्मा ने लापरवाही से अपने बगल की टेबल पर एक फाइल फोल्डर फेंक दिया। यह स्काई ग्रुप और सिंघानिया परिवार के बीच कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का एग्रीमेंट है। सिंघानिया जी, प्लीज इसे देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट इस पर साइन कर दीजिए। क्या? यह सुनकर वहां मौजूद मेहमान सन्न रह गए। स्काई ग्रुप सिंघानिया परिवार का सबसे बड़ा पार्टनर था। अगर यह कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो सिंघानिया परिवार के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। बलवंत सिंघानिया पूरी तरह से सदमे में थे। चेयरमैन शर्मा, क्या हमारा काम हमेशा से अच्छा नहीं चल रहा था? अचानक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला क्यों? अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट से कोई शिकायत है तो हम उसे बदल सकते हैं। हम कुछ और प्रॉफिट भी दे सकते हैं। मैं खुद यहां चलकर आया हूं। आपको लगता है कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश बची है? चेयरमैन शर्मा ने तंज कसा। अब हर कोई समझ गया था कि चेयरमैन शर्मा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने आए थे और उनका सिंघानिया परिवार को कोई भी चांस देने का कोई इरादा नहीं था। बलवंत सिंघानिया ने दांत पीसते हुए पूछा, चेयरमैन शर्मा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी करना चाहते हैं तो क्या आपको हमें एक सही वजह नहीं बतानी चाहिए? सिंघानिया जी, हमारी इतने सालों की पार्टनरशिप की खातिर मैं आपको एक सलाह देता हूं। हर कोई ऐसा नहीं होता जिससे आप पंगा ले सकें। चेयरमैन शर्मा ने अचानक कहा। बलवंत सिंघानिया चौंक गए और जल्दी से पूछा, चेयरमैन शर्मा, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि आप कॉन्ट्रैक्ट इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हमने किसी से पंगा लिया है? चेयरमैन शर्मा ने कहा, मुझसे मत पूछिए, मुझे कुछ नहीं पता। चेयरमैन शर्मा का रिएक्शन देखकर बलवंत सिंघानिया ने एक गहरी सांस ली। यहां तक कि चेयरमैन शर्मा भी उस इंसान का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। प्लीज चेयरमैन शर्मा, मेरी खातिर मुझे बताइए, आखिर सिंघानिया परिवार ने किससे पंगा ले लिया है? बलवंत सिंघानिया अचानक थोड़ा झुके। उनका चेहरा पूरी तरह से मिन्नतें कर रहा था। चेयरमैन शर्मा ने आह भरी। बलवंत जी, सच कहूं तो अभी अभी किसी ने मुझसे कांटेक्ट किया था और मांग की कि मैं सिंघानिया परिवार के साथ अपना सारा काम रद्द कर दूं, वरना वो स्काई ग्रुप को दिवालिया कर देंगे। पहले तो मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने फोन रखा, स्काई ग्रुप के कई पार्टनर्स ने एक तरफा हमारे साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए, जिससे स्काई ग्रुप को एक ही बार में करोड़ों का नुकसान हो गया। अब आप ही बताइए, सिर्फ एक फोन कॉल से स्काई ग्रुप को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले का बैकग्राउंड कितना ताकतवर होगा? चेयरमैन शर्मा की बातें सुनकर बलवंत सिंघानिया का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सोचा था कि कबीर के सूर्य ग्रुप के साथ
पार्टनरशिप हासिल करने से सिंघानिया परिवार ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तरक्की करने से पहले ही उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मुझे बताने के लिए आपका शुक्रिया, चेयरमैन शर्मा, बलवंत सिंघानिया ने झुककर कहा। चेयरमैन शर्मा के जाने के कुछ ही देर बाद कई और पार्टनर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने आ गए। 20 मिनट के अंदर सिंघानिया परिवार ने कई बड़ी पार्टनरशिप खो दी। अगर सूर्या ग्रुप के साथ उनका काम भी कैंसिल हो गया तो सिंघानिया परिवार एक झटके में खत्म हो जाएगा। जो लोग पहले इतने एक्साइटेड थे और सिंघानिया परिवार के साथ काम करने के लिए उतावले हो रहे थे, अब उन सब ने अपनी जुबान बंद कर ली थी। बलवंत सिंघानिया ने ठंडे स्वर में कहा, जब मेरा सिंघानिया परिवार मायापुरी के टॉप अमीर परिवारों की लिस्ट में शामिल होगा तो जो कोई भी आज हमारे बुरे वक्त में हमें लात मार रहा है उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। हालांकि वह ऐसा उन पार्टनर्स से कह रहे थे जिन्होंने अभी अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था, लेकिन वहां मौजूद मेहमान जानते थे कि वह उन्हें भी यही बात कह रहे थे। तभी सिंघानिया परिवार का एक छोटा सदस्य दौड़ता हुआ अंदर आया। वह घबराया हुआ था। दादाजी, कुछ बहुत बुरा हो गया है। कबीर भैया की मंगेतर चोरी हो गई है। कबीर भैया को भी चोट लगी है। क्या? बलवंत सिंघानिया सन्न रह गए। फिर सख्ती से पूछा, क्या कपूर साहब और बाकी लोग वहां नहीं थे? छोटे सदस्य ने जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। कपूर साहब और बाकी सब लोग जा चुके हैं। उन्होंने मुझे आपके लिए एक मैसेज देने को कहा है, दादाजी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बलवंत सिंघानिया गरजे, उन्होंने क्या कहा? अब से उनका सिंघानिया परिवार से कोई वास्ता नहीं है। सिंघानिया परिवार के उस छोटे सदस्य ने घबराते हुए कहा। उस पल हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। बलवंत सिंघानिया लड़खड़ाए, उनका शरीर सुन्न पड़ गया और वे जमीन पर गिर पड़े। उनका चेहरा एकदम ब्लैंक था। सिंघानिया परिवार बर्बाद हो गया। शादी में आए सारे मेहमान सन्न थे। अब सूर्या ग्रुप को छोड़कर, जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, सिंघानिया परिवार के बाकी सभी जरूरी पार्टनर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए थे। यहां तक कि मायापुरी के वो ताकतवर लोग जो अपनी हैसियत को कम करके कबीर के साथ शादी में गए थे, उन्होंने भी सिंघानिया परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। सिंघानिया जी, मुझे अचानक याद आया कि कंपनी में मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। मुझे निकलना होगा। तभी मायापुरी की एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन ने बोलना शुरू किया। फिर वह बिना पीछे मुड़े जल्दी से वहां से निकल गया। सिंघानिया जी, मुझे माफ कीजिएगा, हॉस्पिटल से अभी कॉल आया है कि मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। मुझे पेपर साइन करने के लिए तुरंत वहां जाना होगा। सिंघानिया जी, मेरे बच्चे के पेरेंट्स को बुलाया गया है। मुझे स्कूल जाना है। एक बार जब किसी ने शुरुआत की तो मेहमान एक के बाद एक करके जाने लगे। कुछ ने बहाने बनाए, लेकिन ज्यादातर बिना कुछ कहे ही निकल गए। 5 मिनट के अंदर उस विशाल बैंक्वेट हॉल में सिर्फ सिंघानिया परिवार के लोग ही बचे थे। ये कैसे हो सकता है? सिंघानिया परिवार के सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। बलवंत सिंघानिया का चेहरा और भी ज्यादा उदास था। वह खतरनाक तरीके से घुर्राए। आखिर हमारे सिंघानिया परिवार ने किससे पंगा ले लिया है? दादाजी, क्या हमारा सिंघानिया परिवार सच में खत्म हो गया है? सिंघानिया परिवार के एक छोटे सदस्य ने पूछा। उसकी आंखें लाल थीं। बलवंत सिंघानिया ने एक गहरी सांस ली। उनकी गहरी आंखों में समझदारी की एक चमक दिखी। सिंघानिया परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं? इतना आसान नहीं है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, एक नौजवान अकेला बैंक्वेट हॉल में वापस लौटा। धड़ाम! बलवंत सिंघानिया के पास पहुंचकर वह अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और बोला, दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सिंघानिया परिवार की नाक कटवा दी। बलवंत सिंघानिया गुस्से में गरजे। सिंघानिया परिवार का मर्द हर सिचुएशन का सामना कर सकता है। तुम सिंघानिया परिवार के वारिस हो। तुम्हें कौन सी लड़की नहीं मिल सकती? वो बस एक बेशर्म औरत है। वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। कबीर की आंखों में नफरत भरी हुई थी और उसने दांत पीसते हुए कहा, विराट, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और ईशा,
तूने सगाई तोड़ने की हिम्मत की है, मैं तुझे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। बलवंत सिंघानिया, जो एक मंजे हुए बिजनेसमैन थे, जल्दी ही शांत हो गए और भारी आवाज में बोले, कबीर, मेरे साथ सूर्या ग्रुप चलो। अब सिर्फ सूर्या ग्रुप ही सिंघानिया परिवार को बचा सकता है। जी दादाजी। हाँ। 20 मिनट बाद एक काली मेबैग धीरे धीरे सूर्या ग्रुप के सामने रुकी। कबीर, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यह पक्का करना होगा कि सूर्या ग्रुप और सिंघानिया परिवार के बीच का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, वरना सिंघानिया परिवार खत्म हो जाएगा। बलवंत सिंघानिया ने कार से उतरते हुए गंभीरता से कहा। सूर्या ग्रुप जाते वक्त बलवंत सिंघानिया पहले ही कबीर को सिंघानिया परिवार के बारे में सब कुछ बता चुके थे और कबीर समझ गया था कि सिंघानिया परिवार के लिए सूर्या ग्रुप कितना अहम है। उसने जल्दी से सिर हिलाया और पूरे विश्वास के साथ कहा, दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया, चलो अंदर चलते हैं। बलवंत सिंघानिया ने एक गहरी सांस ली और कबीर को सूर्या ग्रुप की ऑफिस बिल्डिंग की तरफ ले गए। रुको। दादा पोते अभी दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि दो हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। नमस्कार, मैं बलवंत सिंघानिया हूं, सिंघानिया परिवार का मुखिया। हम चेयरमैन से मिलना चाहते हैं, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड्स का सामना करते हुए भी बलवंत सिंघानिया ने बहुत ही पोलाइट होकर बात की, इस डर से कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। दफा हो जाओ, यह सुनकर कि ये सिंघानिया परिवार के लोग हैं, दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स एक साथ आगे बढ़े। दादा और पोता इतने डर गए कि उन्होंने कई कदम पीछे ले लिए। भाइयों, एक सिगरेट पियो। कबीर ने अपने गुस्से को दबाया और जल्दी से एक सिगरेट का पैकेट आगे बढ़ा दिया। उस पैकेट के नीचे 100 के 7-8 नोट रखे हुए थे। थप्पड़! उसने अभी सिगरेट आगे बढ़ाई ही थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे थप्पड़ मारकर गिरा दिया। तेरा बड़ा भाई कौन है बे? हमारे साथ रिश्तेदारी निकालने की कोशिश मत कर। दफा हो जा, वरना हमें बुरा बनते देर नहीं लगेगी। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने ठंडे स्वर में कहा। हरामजादों! कबीर तुरंत भड़क गया। हम सूर्या ग्रुप के इकलौते फिक्स पार्टनर हैं। अगर तुमने हमें अंदर नहीं जाने दिया और हमारे काम में देरी हुई, तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? मेरा यकीन करो या मत करो, मैं सिर्फ एक फोन कॉल से तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूं। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को पहले ही बता दिया गया था कि सिंघानिया परिवार के किसी भी इंसान को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और अगर वो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करे तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं। उन्हें जाहिर तौर पर कबीर की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तंज कसा, अगर तू इतना ही पावरफुल है तो जल्दी से कॉल कर और हमें नौकरी से निकलवा दे। ठीक है, तुम बस देखते जाओ। कबीर ने सीधे सेक्रेटरी नेहा का नंबर डायल किया। सेक्रेटरी नेहा ने ही उस दिन उससे मुलाकात की थी और अपना फोन नंबर दिया था। हेलो! सेक्रेटरी नेहा की आवाज गूंजी। कबीर ने जानबूझकर फोन को स्पीकर पर रखा, दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को धमकी भरी नजर से देखा और फिर कहा, हेलो सेक्रेटरी नेहा, मैं सिंघानिया परिवार से कबीर बोल रहा हूं। इससे पहले कि कबीर अपनी बात पूरी कर पाता, सेक्रेटरी नेहा ने उसे बीच में ही रोक दिया। सही टाइम पर फोन किया, मैं बस अभी नीचे आ रही हूं। इतना कहकर सेक्रेटरी नेहा ने फोन काट दिया। सुना तुमने? सेक्रेटरी नेहा हमें खुद लेने आ रही हैं। कबीर का घमंड तुरंत 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगर तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, वरना जब तक सेक्रेटरी नेहा आएंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कौन इतना घमंडी है कि वो सूर्या ग्रुप के लोगों को घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने पर मजबूर करने की हिम्मत कर रहा है? तभी अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। बिजनेस सूट पहने सेक्रेटरी नेहा एक सख्त चेहरे के साथ वहां आई। उसके पीछे सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था। बात करते करते वे दोनों उनके पास आ चुके थे। सेक्रेटरी नेहा के सख्त रवैये को भांपकर कबीर थोड़ा चौंका और जल्दी से आगे बढ़कर चापलूसी करते हुए अपने हाथ बढ़ाए। सेक्रेटरी नेहा, नमस्कार। हालांकि सेक्रेटरी नेहा ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अपने बगल वाले आदमी को एक इशारा किया। उस आदमी ने तुरंत एक कागज निकाला और कबीर को थमा दिया। यह सूर्या ग्रुप की तरफ से एक लीगल नोटिस है।
सिंघानिया परिवार को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जल्द हर्जाना भरना होगा, वरना आप कोर्ट जाने की तैयारी कर सकते हैं, उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर बलवंत सिंघानिया और कबीर दोनों सन्न रह गए। सेक्रेटरी नेहा, हमने तो बस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ सकते हैं? कबीर ने गुस्से में कहा। चुप रहो, बलवंत सिंघानिया गुस्से से चिल्लाए। भले ही सिंघानिया परिवार ने कॉन्ट्रैक्ट न तोड़ा हो, फिर भी उन्हें सूर्या ग्रुप के सामने अपनी हार माननी पड़ी। मायापुरी के इतने सारे टॉप अमीर परिवार सूर्या ग्रुप के साथ पार्टनरशिप हासिल करने में नाकाम रहे थे, फिर भी सिंघानिया परिवार को यह इतनी आसानी से मिल गया था। शुरुआत में उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। सेक्रेटरी नेहा ने बलवंत सिंघानिया की ओर देखा, फिर कबीर की तरफ देखकर अपनी आंखें सिकोड़ी और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि सूर्या ग्रुप तुम पर धौंस जमा रहा है? कबीर को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या ऐसा नहीं है? थप्पड़! बलवंत सिंघानिया ने कबीर के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से से चिल्लाए। चुप रहो। अपना गुस्सा निकालने के बाद बलवंत सिंघानिया ने जल्दी से सेक्रेटरी नेहा की ओर देखा और कहा, मेरा पोता नासमझ है, मुझे उम्मीद है कि सेक्रेटरी नेहा उसकी बातों का बुरा नहीं मानेंगी। खैर छोड़िए, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देती हूं, ताकि आप जाकर अफवाहें न फैलाएं। सेक्रेटरी नेहा ने तंज कसा, फिर एक क्लीक से कॉन्ट्रैक्ट लिया, एक पेज खोला और उसे बलवंत सिंघानिया को थमाते हुए बोली, लीजिए सिंघानिया जी, एक्स्ट्रा शर्तों पर एक नजर डालिए, ताकि आपको समझ आ सके कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ा है। हालांकि बलवंत सिंघानिया कॉन्ट्रैक्ट टूटने के लिए तैयार थे, लेकिन वो अभी भी इसे मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने जल्दी से उन एक्स्ट्रा शर्तों को देखा। आपसी बातचीत से यह तय हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान पार्टी बी को इस काम के लिए ईशा को ही इकलौता मैनेजर बनाना होगा। इस एक्स्ट्रा शर्त को देखते ही वह लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गए। उनका चेहरा सदमे से बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी किसी शर्त की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब जब ईशा ने सगाई तोड़ दी थी, तो वह सिंघानिया परिवार का हिस्सा नहीं रही और जाहिर है, सिंघानिया परिवार ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि सूर्या ग्रुप ने ईशा की खातिर सिंघानिया परिवार को यह काम सौंपा हो? ये कैसे मुमकिन है? कबीर ने भी वो एक्स्ट्रा शर्तें देखीं और वो पूरी तरह से सन्न रह गया, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसी वक्त सेक्रेटरी नेहा ने एक फोन कॉल किया। चेयरमैन ने ऑर्डर दिया है कि सिंघानिया परिवार से जुड़े सारे काम तुरंत रद्द कर दिए जाएं। बूम! सेक्रेटरी नेहा की बातें किसी बिजली के गिरने जैसी थीं, जिसने बलवंत सिंघानिया और कबीर को सन्न कर दिया। वे सूर्या ग्रुप में इस उम्मीद के साथ आए थे कि काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे, लेकिन अब ये इकलौती उम्मीद ही सिंघानिया परिवार की कमर तोड़ने वाली आखिरी चोट बन गई थी। इन दोनों को यहां से बाहर निकालो, सेक्रेटरी नेहा ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। यस मैम। सिक्योरिटी गार्ड्स की एक बड़ी फौज ने दादा पोते को वहां से खदेड़ दिया। उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। विराट, ये सब तेरी वजह से हुआ है कमीने। अगर तू नहीं होता तो ईशा सगाई कैसे तोड़ सकती थी? अगर तू नहीं होता तो मैं पूरी मायापुरी में मजाक का विषय कैसे बनता? सिंघानिया परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ सकती थी? वहां से निकाले जाने के बाद कबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। विराट, मैं तुझे इसकी बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। चुप रहो। बलवंत सिंघानिया इसके उलट बिल्कुल शांत हो गए और ठंडे स्वर में बोले, राय परिवार का एक मामूली सा बचा हुआ इंसान कोई बड़ी परेशानी खड़ी नहीं कर सकता। अब तुम्हारा सबसे जरूरी काम किसी भी तरह से ईशा को वापस जीतना है। कबीर काफी देर तक सन्न रहा और फिर हैरानी से पूछा, दादाजी, आप चाहते हैं कि मैं ईशा को वापस जीत लूं? उसे जीतना नहीं है, बल्कि उससे शादी करके उसे सिंघानिया परिवार में लाना है। बलवंत सिंघानिया की गहरी आंखों में एक समझदारी की चमक दिखी और उन्होंने भारी आवाज में कहा, कॉन्ट्रैक्ट में यह साफ लिखा है कि ईशा को प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए, जो यह साबित करने के लिए काफी है
कि सूर्या ग्रुप ने सिंघानिया परिवार पर कोई मेहरबानी नहीं की, बल्कि ईशा की वजह से ये काम हमें सौंपा था। चूंकि मामला ये है, जब तक तुम ईशा से शादी करके उसे वापस सिंघानिया परिवार में ला सकते हो, तब तक सूर्या ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट वापस हासिल करना नामुमकिन नहीं है। बलवंत सिंघानिया की बात सुनकर कबीर तुरंत समझ गया और एक्साइटेड होकर बोला, दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ईशा से शादी करके उसे सिंघानिया परिवार में वापस जरूर लाऊंगा। इस बीच विराट ने अपनी पत्नी और बच्चे को एक बहुत पुरानी और खस्ताहाल कॉलोनी में भेज दिया। वहां की सुविधाएं और माहौल बेहद खराब था। ईशा का परिवार सिर्फ 60 स्क्वायर मीटर के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, जो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। कमरे के टूटे फूटे सामान को देखकर विराट का दिल उदास हो गया। हालांकि माथुर परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनके अपने बिजनेस थे। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि ईशा की जिंदगी ऐसी हो जाएगी। माथुर परिवार तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? विराट ने पूछा। ईशा ने खुद पर हंसते हुए कहा, मेरी वजह से माथुर परिवार भी इस सब में फंस गया था, लेकिन उन्होंने मुझे परिवार से नहीं निकाला। इतना ही मेरे लिए बहुत है। विराट के पास कहने को कुछ नहीं था। उस वक्त जो हुआ था, उसका माथुर परिवार पर भी बहुत गहरा असर पड़ा था। आरव विराट की बाहों में लिपट गया, कभी उसके कान खुजाता तो कभी उसकी ठुड्डी छूता। जब भी विराट आरव की तरफ देखता, वो खिलखिलाकर हंस पड़ता। उसके बेटे की मुस्कान ने माथुर परिवार को लेकर विराट के गुस्से को काफी हद तक शांत कर दिया। पिछले कुछ दिनों से ईरा विराट के साथ थी और अब वह अपने पापा के प्यार के लिए आरव से नहीं झगड़ रही थी, बल्कि चुपचाप उसके बगल में बैठी थी। उसका छोटा सा चेहरा खुशी से दमक रहा था। तुमने घर के हालात देख ही लिए हैं, इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि तुम अब से कड़ी मेहनत करोगे और कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं करोगे। और जहां तक कबीर के साथ तुम्हारी दुश्मनी की बात है, ईशा अपनी बात पूरी कर पाती, इससे पहले ही विराट ने उसे टोक दिया। तुम्हें उसके और मेरे बीच क्या होता है, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 7 दिनों के अंदर मैं सिंघानिया परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। वैसे तो विराट का इरादा आज ही सिंघानिया परिवार को तबाह करने का था, लेकिन इस शुभ दिन पर खून खराबा करना अशुभ माना जाता है, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। राय परिवार की बर्बादी के बाद सिंघानिया परिवार को बहुत फायदा हुआ था और वह देखना चाहता था कि क्या उसे सिंघानिया परिवार के जरिए राय परिवार की तबाही का कोई सुराग मिल सकता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी बात सुनकर ईशा फूट फूट कर रोने लगेगी। राय परिवार अब नहीं रहा। तुम, जो एक मामूली टीचर हो, सिंघानिया परिवार से कैसे लड़ सकते हो? मुझे सच में इस बात का डर है कि कहीं एक दिन मुझे तुम्हारी मौत की खबर दोबारा न मिल जाए। मैं पहले ही बहुत दुख झेल चुकी हूं, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईशा को इस तरह टूटते हुए देखकर विराट को लगा जैसे उसका दिल चीरा जा रहा हो। तभी उसकी सास ममता और ससुर राजेंद्र घर लौट आए। तू हरामजादे, तेरी मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तू ना होता तो मेरी बेटी अब तक एक अमीर परिवार में ब्याही जा चुकी होती और हम सब ऐश की जिंदगी जी रहे होते। तू एक पनौती है। तूने 5 साल पहले हमारा परिवार बर्बाद कर दिया और अब तू यहां हमें और मुसीबत में डालने आ गया। निकल जा, अभी के अभी यहां से दफा हो जा। विराट को देखते ही ममता आग बबूला हो गई, क्योंकि विराट ने ईशा और कबीर की शादी बर्बाद कर दी थी। माथुर परिवार ने गुस्से में आकर वो विला वापस ले लिया, जो उन्होंने ईशा को शादी के गिफ्ट के तौर पर दिया था। अभी अभी उन पति पत्नी को माथुर परिवार ने विला से धक्के मारकर निकाल दिया था। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, बस शांत हो जाइए, ठीक है? मां, मैं बहुत थक चुकी हूं, ईशा ने कमजोरी से कहा। तभी उसका फोन बज उठा, जिसने इस पूरे ड्रामे को रोक दिया। कॉल पिक करते ही एक ठंडी आवाज आई, ईशा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और तुम्हारे माता पिता भी अब से यहां न आए। यह खबर सुनते ही कि उनके पूरे परिवार को फैमिली बिजनेस से निकाल दिया गया है, ईशा पूरी तरह सन्न रह गई। खट! फोन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी स्क्रीन कई जगह से चटक गई। ईशा, क्या हुआ? बोलना, अपनी मां को डरा मत। ईशा के चेहरे की हवाइयां उड़ी देख राजेंद्र और ममता तुरंत घबरा गए।
दादाजी ने किसी से फोन करवाकर बताया है कि हम तीनों को कंपनी से निकाल दिया गया है, ईशा ने आखिरकार कहा। राजेंद्र और ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके परिवार की हालत पहले ही बहुत खराब थी और अब कंपनी से निकाला जाना तो जले पर नमक छिड़कने जैसा था। यह सब तेरी वजह से हुआ है कमीने। अगर तू न होता तो ईशा अब तक एक अमीर खानदान की बहू होती और हम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते। तू जानवर, तुझे तो 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। तू अभी तक जिंदा क्यों है? निकल जा, दफा हो जा यहां से। ममता रोती हुई विराट को धक्का देने लगी। विराट को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और सिक्योरिटी डोर एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। वह ईशा के घर से निकला ही था कि कबीर वहां आ पहुंचा। कबीर, तुम यहां कैसे आए? कबीर के आने से ममता बहुत हैरान हुई और फिर जल्दी से बोली, कबीर जल्दी अंदर आ जाओ। आंटी, क्या ईशा घर पर है? कबीर घर के अंदर तो आ गया, लेकिन उसे ईशा कहीं नहीं दिखी। ईशा अपने कमरे में है। उसने अभी अभी उस निकम्मे विराट को धक्के मारकर बाहर निकाला है। ममता ने जल्दी से सफाई दी, इस डर से कि कहीं कबीर कुछ गलत ना समझ ले। उसने आगे कहा, कबीर, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ईशा के दिल में आज भी तुम्हारे लिए जगह है। कबीर ने हैरान होने का नाटक किया और पूछा, सच में? बिल्कुल सच है। मैंने तुमसे कभी कोई झूठ बोला है क्या? ममता ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और बोली, कबीर, अगर वो कमीना विराट बीच में ना आता तो तुम्हारी और ईशा की शादी बिल्कुल परफेक्ट होती। लेकिन कोई बात नहीं, तुम बस ये मान लो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब से तुम मुझे मां कह सकते हो। हां। कबीर सन्न रह गया। मां, ये आप क्या बकवास कर रही हैं? तभी ईशा अपने कमरे से बाहर आई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। फिर उसने कबीर की तरफ देखा और कहा, कबीर, मेरा पति वापस आ गया है। प्लीज अब मुझे परेशान मत करो। कबीर की आंखों की गहराई में एक ठंडी चमक तैर गई। वह जानता था कि जब तक विराट जिंदा है उसे इस जन्म में ईशा के साथ कोई मौका नहीं मिलेगा। ईशा, तुम ये क्या कह रही हो? आज तुम्हारी और कबीर की शादी का दिन है। वही तुम्हारा पति है। ममता तुरंत घबरा गई और उसने जल्दी से अपनी बात साफ की। अब परिवार के तीनों सदस्यों को माथुर परिवार के बिजनेस से निकाल दिया गया था और सिर्फ कबीर ही उनका खर्च उठा सकता था। कबीर, उसकी बकवास मत सुनो। मेरा दामाद सिर्फ तुम ही हो सकते हो, ममता ने पूरे यकीन के साथ कहा। यह देखकर कि ईशा फटने ही वाली है, ममता चुप हो गई और जल्दी से बात बदल दी। आह, यह सब उस कमीने विराट की वजह से हुआ है कि हमारे पूरे परिवार की नौकरियां चली गईं। आंटी, हुआ क्या है? कबीर ने पूछा। राजेंद्र ने आह भरते हुए कहा, क्या यह सब उस कमीने विराट की वजह से नहीं है? उसने शादी में जो तमाशा किया उससे मेरे पिताजी आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने हमारे पूरे परिवार को नौकरी से निकाल दिया। कबीर, देखो, तुम्हारे अंकल और मैं तो बूढ़े हो गए हैं। हमारा नौकरी से निकाला जाना अलग बात है, लेकिन ईशा अब भी जवान है। तुम्हारा परिवार बहुत रईस और ताकतवर है। क्या तुम ईशा के लिए कोई नौकरी ढूंढने में मदद कर सकते हो? ममता ने फिर अपना असली मकसद जाहिर कर दिया और बड़ी बेशर्मी से बोली, सैलरी बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। बस 50,000 महीने का मिल जाए तो मेरा और तुम्हारे अंकल का गुजारा हो जाएगा। कबीर के माथे पर हल्की सी सिलवट पड़ी। महीने का 50,000? मां, आप ये क्या कह रही हैं? हालांकि ईशा को नौकरी की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन वह यह सब और नहीं सुन सकती थी। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कबीर तुरंत कहेगा, ईशा, चिंता मत करो, यह बस महीने के 50,000 की नौकरी का सवाल है। मैं अभी बात करता हूं। इससे पहले कि ईशा मना कर पाती, कबीर ने फोन मिला दिया। दादाजी, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसे नौकरी की जरूरत है। वो बहुत काबिल है। क्या आप उसके लिए किसी सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन का जुगाड़ कर सकते हैं? कोई दोस्त? तुम्हारा मतलब ईशा से है ना? चिंता मत करो, दादाजी अभी उसका इंतजाम कर देंगे। ईशा की जो भी मांगे हों तुम्हें उन्हें पूरा करना होगा, समझे? थैंक यू दादाजी। जैसे ही कॉल कटी, ममता ने जल्दी से पूछा, कबीर, क्या नौकरी का जुगाड़ हो गया? क्या ईशा कल से काम पर जाने वाली है?
क्या सैलरी 50,000 होगी? वो कहां काम करेगी? कबीर ने जैसे ही अपना फोन रखा, ममता ने उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे दादाजी ने पहले ही ईशा के लिए एक बहुत अच्छी नौकरी पक्की कर दी है। महीने के 50,000 की सैलरी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। ममता और उसका पति राजेंद्र दोनों बहुत खुश थे। 50,000 रुपए महीने की इनकम का मतलब है साल के 6 लाख रुपए। ये तो उस रकम से भी ज्यादा है जो ये पूरा परिवार माथुर परिवार की कंपनी में एक साल में कमाता था। तभी ईशा का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। हेलो, क्या मेरी बात मिस ईशा से हो रही है? हेलो जी, मैं ही बोल रही हूं। ईशा ने झट से जवाब दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं अंजलि बोल रही हूं, सूर्या ग्रुप की ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। हमारी कंपनी ने आपको सेलेक्ट कर लिया है। प्लीज कल सुबह 9 बजे कंपनी में रिपोर्ट करें। ईशा पूरी तरह से सन्न रह गई। वह जानती थी, जाहिर है, कि मायापुरी में सूर्या ग्रुप का रुतबा सबसे अलग था। मायापुरी के बड़े बड़े रईस परिवार भी सूर्या ग्रुप के साथ काम करने के लिए तरसते थे। इतने बड़े ग्रुप ने खुद उसे फोन करके बताया था कि उसे नौकरी मिल गई है। ईशा, किसका फोन था? ममता ने जल्दी से पूछा। सूर्या ग्रुप से। वो चाहते हैं कि मैं कल सुबह 9 बजे काम पर पहुंचूं। ईशा ने एक खाली सी नजर के साथ कहा। ममता पल भर के लिए चौंकी, फिर खुशी से झूम उठी। सूर्या ग्रुप! ये तो सच में सूर्या ग्रुप है। कबीर, तुम तो हमारे परिवार के लिए लकी चार्म हो। कबीर, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ईशा के लिए जो नौकरी ढूंढोगे वो सूर्या ग्रुप में होगी। राजेंद्र ने कबीर की पीठ थपथपाई और खुशी से बोला, तुम चिंता मत करो। जब तक मैं यहां हूं, मैं उस कमीने विराट को ईशा के आसपास भी फटकने नहीं दूंगा। तुम्हारे अंकल का सिर्फ एक ही दामाद है और वो तुम हो। कबीर भी उतना ही हैरान था। बेशक वह जानता था कि उसने ये नौकरी नहीं दिलवाई है। सूर्या ग्रुप ने सिंघानिया परिवार के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए थे और उन्होंने तो उसे और बलवंत सिंघानिया को गेट के अंदर भी घुसने नहीं दिया था। भला वो सिंघानिया परिवार के कहने पर ईशा को नौकरी कैसे दे सकते हैं? ईशा ने भी कबीर की तरफ देखा और सच्चे दिल से कहा, कबीर, थैंक यू। अरे, इसमें थैंक यू कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। कबीर ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए बोला। उसी वक्त सूर्या ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर, चेयरमैन सर, मिस ईशा की नौकरी का सारा इंतजाम हो गया है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर होंगी और कल से काम शुरू कर देंगी। सूर्या ग्रुप के जनरल मैनेजर प्रकाश ने विराट के सामने बड़ी इज्जत से कहा। विराट ने सिर हिलाया। माथुर परिवार से जुड़े कामों के अलावा अब से बाकी सारे प्रोजेक्ट्स वही संभालेंगी। सूर्या ग्रुप से फोन आने के बाद ईशा माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स गई, जो माथुर परिवार का ही बिजनेस था। हालांकि उसे वहां से पहले ही निकाला जा चुका था। ईशा, तुम कंपनी में क्या कर रही हो? क्या एचआर ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है? जैसे ही ईशा कंपनी में दाखिल हुई, उसके कजिन भाई राहुल ने तंज कसते हुए पूछा, मेरे यहां आने से तुम्हारा क्या लेना देना? ईशा ने पलटकर जवाब दिया, 7 साल पहले ईशा की शानदार काबिलियत और उस वक्त के ताकतवर राय परिवार की मदद से उसने माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स को बहुत फायदा पहुंचाया था। राहुल, जो कि घर का बड़ा पोता था, काम में बिल्कुल जीरो था। राहुल को हमेशा लगता था कि ईशा ने सारी लाइमलाइट चुरा ली है और वो हमेशा उससे चिढ़ता था। राय परिवार की बर्बादी के बाद राहुल ने ही सबसे ज्यादा हंगामा किया था, जिसकी वजह से ईशा को नौकरी से निकाल दिया गया था। मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने सबके सामने सगाई तोड़ दी और माथुर परिवार के फ्यूचर को दांव पर लगा दिया, इसलिए इससे मेरा लेना देना है। राहुल ने आगे कहा, अब जब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है तो माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ईशा गुस्से से कांपने लगी। वह आज राहुल से लड़ने नहीं आई थी। चिंता मत करो, मैं अपना सामान पैक करके चली जाऊंगी। अगर तुम मेरे हाथ पैर भी जोड़ोगे तब भी मैं वापस नहीं आऊंगी। ईशा गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ईशा, चेयरमैन साहब आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं।
ईशा के आते ही चेयरमैन का सेक्रेटरी ये मैसेज देने आया। जब ईशा चेयरमैन के ऑफिस में पहुंची तो सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग इंसान वहां कुछ फाइलें देख रहे थे। वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स के चेयरमैन और ईशा के दादाजी भवानी माथुर थे। दादाजी, आपने मुझे बुलाया? ईशा ने पूछा। भवानी माथुर ने ईशा को बड़ी सख्ती से देखा। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, ईशा, अपने दादा को पत्थर दिल मत समझना। मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। 5 साल पहले, क्योंकि तुमने विराट से शादी करने की जिद पकड़ी थी, तुम्हारी शादी के दिन ही राय परिवार का नामो निशान मिट गया और माथुर परिवार भी उस लपेटे में आ गया। अब तुम्हारी इस शादी में इसी विराट ने तुम्हारी जिंदगी और माथुर परिवार का फ्यूचर दोनों बर्बाद कर दिए हैं। ईशा की आंखें लाल हो गईं। उसने सिर हिलाते हुए कहा, दादाजी, मैं आपको कोई दोष नहीं दे रही। अच्छा है कि तुम इस बात को समझती हो। भवानी माथुर के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी और उन्होंने कहा, दादाजी जानते हैं कि कबीर तुम्हें बहुत प्यार करता है। भले ही तुमने सगाई तोड़ दी हो, लेकिन अगर तुम विराट से सारे रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो वो पक्का तुम्हें वापस अपना लेगा। एक बार जब तुम सिंघानिया परिवार की बहू बन जाओगी तो तुम सारी जिंदगी ऐशो आराम से रहोगी और माथुर परिवार भी ऊंचाइयों को छू लेगा। अब जाकर ईशा को समझ में आया कि भवानी माथुर अचानक उसके साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे थे। असल में वो चाहते थे कि ईशा की शादी सिंघानिया परिवार में हो जाए। उसे अंदर से बहुत ज्यादा निराशा हुई, चाहे वो 5 साल पहले राय परिवार का बर्बाद होना हो या आज सगाई टूटना। ऐसा लग रहा था कि माथुर परिवार को इन सब में घसीटा गया। लेकिन क्या सच में माथुर परिवार का कोई नुकसान हुआ था? अगर कोई नुकसान हुआ भी था तो वो था माथुर परिवार के फ्यूचर के लिए ईशा की खुशियों की बलि चढ़ाना। दादाजी, चूंकि मैंने सगाई तोड़ दी है, इसलिए अब इस जन्म में मेरा कबीर से कोई वास्ता नहीं रहेगा, ईशा ने बहुत मजबूती से कहा। और मेरा पति वापस आ चुका है। धड़ाम! भवानी माथुर ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा और गुस्से से गरजते हुए बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस हरामजादे का नाम मेरे सामने लेने की? अगर वो ना होता तो माथुर परिवार आज आसमान छू रहा होता। तू अभी भी उसके साथ रहना चाहती है? ईशा घबरा गई और उसने जल्दी से कहा, दादाजी, आप फिक्र मत कीजिए। सिंघानिया परिवार के बिना भी हमारा माथुर परिवार और ताकतवर बनता जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही। निकल जा, दफा हो जा यहां से। ईशा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही चिढ़ चुके भवानी माथुर ने उसे टोक दिया। वह तो भवानी माथुर को बस इतना बताना चाहती थी कि उसने सूर्या ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और वो माथुर परिवार और सूर्या ग्रुप के बीच कॉन्ट्रैक्ट करवाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन भवानी माथुर ने उसे इसका मौका ही नहीं दिया। ईशा, क्या तूने सुना नहीं, दादाजी ने तुझे दफा होने को कहा? राहुल दरवाजे पर खड़ा होकर छुप छुप कर सब सुन रहा था। जब उसने सुना कि भवानी माथुर ईशा को बाहर निकाल रहे हैं तो वो दौड़कर अंदर आया और ऐसा दिखावा किया जैसे वो बहुत सच्चा है। क्या तू दादाजी को मार डालना चाहती है? राहुल, तू अपना मुंह बंद रख, ईशा ने गुस्से से कहा। मुझे दिख रहा है कि तेरा आज सगाई तोड़ने का फैसला पूरी तरह से जानबूझकर किया गया था। तुझे पक्का पहले से पता था कि विराट वापस आ गया है और तूने जानबूझकर शादी के दिन तक इंतजार किया ताकि सिंघानिया परिवार को मना कर सके और माथुर परिवार को गलत साबित कर सके। राहुल की बातें किसी खंजर की तरह दिल में चुभ रही थीं। तू पक्का दादाजी से इस बात की खुन्नस निकाल रही है कि उन्होंने तुझे माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स से निकाल दिया था, इसलिए तूने सगाई तोड़ने का नाटक किया ताकि माथुर परिवार से बदला ले सके? ईशा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरा दिमाग इतना जहरीला होगा। दादाजी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि तूने विराट से शादी की थी, जिससे माथुर परिवार लगभग बर्बाद हो गया था। ईशा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, नहीं, मैंने माथुर परिवार से कोई बदला नहीं लिया। बकवास करना बंद कर। चुप रहो तुम दोनों, भवानी माथुर गरजे। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूं। अगर तुम तब भी सिंघानिया परिवार को तुम्हें अपनाने के लिए राजी नहीं कर पाई तो तुम्हारे पूरे परिवार को घर से निकाल दिया जाएगा।
बूम! ईशा का दिमाग झन्ना गया और वो पूरी तरह से सन्न रह गई। यहां तक कि जब 5 साल पहले राय परिवार पर मुसीबत आई थी, तब भी भवानी माथुर ने सिर्फ उसे निकाला था। लेकिन इस बार भवानी माथुर ने सच में उसके पूरे परिवार को घर से निकालने की धमकी दी थी। दादाजी, क्या आप हमारे परिवार को घर से निकालने वाले हैं? ईशा को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये बातें उसके उन दादाजी के मुंह से निकल रही थीं, जिनकी वो इतनी इज्जत करती थी। तो फिर देखते हैं कि क्या तुम सिंघानिया परिवार को तुम्हें अपनाने के लिए मना पाती हो, वरना मेरे माथुर परिवार में निकम्मे लोगों की कोई जगह नहीं है। भवानी माथुर ने ठंडे स्वर में कहा। मैं, विराट, अभी जिंदा हूं और तुम लोग पहले ही मेरी पत्नी को दूसरी शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो। तभी एक बहुत ही दबदबे वाली आवाज अचानक गूंजी। विराट आ चुका था। अपने सामने उदास चेहरे वाली उस औरत को देखकर उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फटने लगा था। वाह, तू खुद दादाजी को परेशान करके खुश नहीं हुई, तो अब इस हरामजादे को भी यहां ले आई ताकि दादाजी को और गुस्सा दिला सके। राहुल तुरंत भवानी माथुर के सामने आ गया, ऐसा नाटक करते हुए जैसे वो अपने दादाजी को बचा रहा हो, और गुस्से में बोला, मुझे तो लगता है कि तू दादाजी को मार ही डालना चाहती है ताकि कोई भी तुझ पर लगाम न कस सके, है ना? विराट की आंखें ठंडी पड़ गईं। चूंकि तेरी जुबान इतनी गंदी है, तो मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत कर। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वो आगे बढ़ा और उसने राहुल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़! एक करारे थप्पड़ की आवाज गूंजी और राहुल उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून बह रहा था। भवानी माथुर सन्न रह गए। विराट की इतनी हिम्मत कि वो उनके सामने राहुल पर हाथ उठाए। विराट, मैं तुझे जान से मार दूंगा। राहुल जमीन से उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। दफा हो जा। विराट की आंखें एकदम खूंखार लग रही थीं जब वह गरजा। राहुल डर से कांपने लगा और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी विराट से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। 5 साल पहले माथुर परिवार सिर्फ एक आम अमीर परिवार था, जो शायद सेकंड क्लास भी नहीं था। अगर ईशा बीच में ना होती तो भला राय परिवार माथुर परिवार की मदद क्यों करता? मैं मानता हूं कि राय परिवार के बर्बाद होने से माथुर परिवार पर भी मुसीबत आई, लेकिन यह मुसीबत उन फायदों से कहीं कम है जो ईशा ने माथुर परिवार को दिए हैं। विराट ने तंज कसते हुए कहा, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं कि अगर तुम सच में ईशा को परिवार से निकालना चाहते हो, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। बकवास। माथुर परिवार के पास जो कुछ भी है, वो परिवार के हर इंसान की मेहनत का नतीजा है, और इसका राय परिवार से कोई लेना देना नहीं है। भवानी माथुर गुस्से से गरजे। मैं ये ऐलान करता हूं कि तुम्हारे पूरे परिवार को आज से माथुर परिवार से बाहर निकाल दिया गया है। मैं देखना चाहता हूं कि तू मुझे कैसे पछताने पर मजबूर करता है। विराट ने तंज कसा। मुझे उसी का इंतजार है। थप्पड़! इससे पहले कि विराट अपनी बात पूरी कर पाता, ईशा ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ईशा, मेरी बात सुनो। विराट आगे बढ़ा, लेकिन ईशा ने उसे बहुत ही बेदर्दी से दूर धकेल दिया और चिल्लाते हुए बोली, विराट, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम जानते हो कि मेरे लिए परिवार का क्या मतलब है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज अब मेरी जिंदगी में दखल मत दो, ठीक है? बात खत्म करते करते ईशा फूट फूट कर रोने लगी, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। मेरे सामने बेचारा बनने का नाटक मत करो। मैं तुम्हारे इस झांसे में नहीं आने वाला। अब तुम लोग माथुर परिवार का हिस्सा नहीं हो। निकल जाओ यहां से। मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। भवानी माथुर ने उन्हें गुस्से से बाहर निकाल दिया। माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स से निकलने के बाद ईशा का गुस्सा काफी हद तक शांत हो चुका था। विराट के चेहरे पर उंगलियों के लाल निशान देखकर उसका दिल फिर से पसीज गया। चाहे जो भी हो, विराट ये सब उसी के लिए कर रहा था। भवानी माथुर ने उसे सिंघानिया परिवार को मनाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया था, लेकिन उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। अगर विराट वहां न भी आता, तो भी यह सच नहीं बदलता कि उसे परिवार से निकाल दिया गया है। आज रात घर चलना, ईशा ने अचानक कहा। काफी देर तक सन्न रहने के बाद विराट अचानक होश में आया और खुशी से पागल होते हुए बोला, मैं आज रात पक्का घर आऊंगा।
विराट को इतना एक्साइटेड देखकर ईशा ने उसे एक अजीब नजर से देखा और बोली, बच्चों को अपने पिता की जरूरत है। इतना कहकर वो बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। विराट की इससे ज्यादा कुछ मांगने की हिम्मत नहीं हुई। वो इसी बात से बहुत खुश था कि ईशा उसे घर आने दे रही थी। माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स। दादाजी, ईशा जानबूझकर विराट को यहां आपको परेशान करने के लिए लाई थी। क्या आप सच में उन्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? राहुल ने नफरत भरे चेहरे के साथ कहा। भवानी माथुर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। मैंने उन्हें पहले ही परिवार से निकाल दिया है। अब तुम और क्या चाहते हो? दादाजी, अगर वो दोनों घटिया लोग बीच में ना आते तो माथुर परिवार अगले 3 सालों में मायापुरी के टॉप परिवारों में से एक बन जाता। अब उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। राहुल ने दांत पीसते हुए कहा। बस उन्हें परिवार से निकालना काफी नहीं है? क्या विराट ने नहीं कहा था कि हम पक्का पछताएंगे? तो फिर एक काम करते हैं, पहले उन्हें ही पछताने पर मजबूर करते हैं। वो जिस घर में रह रहे हैं वो परिवार ने ही उन्हें दिया था। अब जब उन्हें निकाल दिया गया है तो क्या वो घर उनसे वापस नहीं ले लेना चाहिए? भवानी माथुर इतनी दूर तक नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जाने से पहले विराट ने जो कहा था उसे याद करके उनकी आंखें भी ठंडी पड़ गईं। चलो पहले एक मीटिंग कर लेते हैं। मीटिंग के बाद तुम लोगों को लेकर जाना और वो घर वापस ले लेना। भवानी माथुर ने आखिरकार अपना फैसला सुना ही दिया। जी दादाजी। राहुल की आंखों में अपनी चाल के कामयाब होने की खुशी साफ झलक रही थी। मेन कॉन्फ्रेंस रूम। आज माथुर परिवार की हर हफ्ते होने वाली फैमिली मीटिंग थी और वहां पहले से ही बहुत भीड़ जमा थी। आज की मीटिंग में मुझे 2 जरूरी बातें करनी हैं। भवानी माथुर ने अपनी कुर्सी से बहुत ही सख्त आवाज में कहा। सबसे पहले मैंने ईशा के परिवार को इस घर से निकालने का फैसला किया है। यह एक पक्की खबर है। मीटिंग के तुरंत बाद इसके ऑफिशियल पेपर्स तैयार कर लिए जाएंगे। भवानी माथुर ने ईशा के परिवार को निकाले जाने की बात को बहुत छोटे में निपटा दिया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने अपनी बात जारी रखी। दूसरी बात, वो थोड़ा रुके और फिर बोले, माथुर परिवार की तरक्की अब एक जगह आकर रुक गई है। इसे बदलने के लिए हमें कुछ नए रास्ते तलाशने होंगे। ईशा की सगाई टूटने की वजह से सिंघानिया परिवार हमसे बदला जरूर लेगा और सूर्या ग्रुप ही हमारे लिए वो नया रास्ता है। सिंघानिया परिवार के वार से बचने की हमारी इकलौती उम्मीद। भवानी माथुर की नजर सब पर गई और उन्होंने तेज आवाज में कहा, मायापुरी के टॉप रईस परिवार भी सूर्या ग्रुप के साथ काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। अगर माथुर परिवार को उन प्रोजेक्ट्स में से कुछ हिस्सा मिल जाए तो हमें सिंघानिया परिवार से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। सिर्फ यही नहीं, 2 सालों के अंदर ही माथुर परिवार के टॉप रईस परिवारों की लिस्ट में शामिल होने के बहुत चांस हैं। टॉप रईस परिवार बनने की बात सुनकर माथुर परिवार के सभी लोग खुशी से झूम उठे। उनकी सांसें तेज हो गईं। जहां तक ईशा के परिवार को निकाले जाने की बात है तो इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वे तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं थे। हालांकि कुछ समझदार लोगों ने अपनी बात रखी और पूछा, चेयरमैन साहब, आपने खुद कहा था कि मायापुरी के टॉप अमीर परिवार भी सूर्या ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं। माथुर परिवार की जो हालत है उसे देखते हुए हमें वो काम कैसे मिल सकता है? यही वो दूसरी बात है जिसके बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहता था। चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कि क्या सूर्या ग्रुप से काम हासिल करने का कोई अच्छा तरीका है। भवानी माथुर ने शांत स्वर में कहा। सब लोग शांत हो गए और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। दादाजी, मेरे पास एक आइडिया है। राहुल अचानक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चालाकी भरी थी और उसने कहा, क्या आपने अभी अभी नहीं कहा था कि आप ईशा के परिवार को बाहर निकालना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हमें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर ईशा सिंघानिया परिवार को उसे वापस अपनाने के लिए राजी कर ले तो सिंघानिया परिवार के रुतबे को देखते हुए सूर्या ग्रुप से काम लेना तो बच्चों का खेल हो जाएगा, है ना? अगर सिंघानिया परिवार हमारे साथ कुछ काम बांटने के लिए तैयार हो जाए तो क्या हमें फिर भी माथुर परिवार के फ्यूचर की चिंता होगी? यह सुनकर भवानी माथुर को अचानक उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। ठीक है, तो यही तय रहा। भवानी माथुर ने तुरंत फैसला लिया।
राहुल, अभी जाओ और ईशा को ढूंढो। ये उसका आखिरी मौका है। अगर वो मना करती है तो उन्हें लीगल तरीके से माथुर परिवार से बाहर निकाल दो और वो जिस घर में रह रहे हैं उसे वापस ले लो। माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स से निकलने के बाद ईशा घर लौट आई। ईशा, इधर आ। ईशा जूते उतार भी नहीं पाई थी कि ममता गुस्से से चिल्लाई। राजेंद्र ने भी गुस्से में कहा, तुम्हारी तो बहुत हिम्मत बढ़ गई है। उस जानवर विराट को माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स ले जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब देखो क्या हो गया। तुम्हारे दादाजी हमें परिवार से निकालना चाहते हैं और घर भी छीन रहे हैं। अब तुम ही बताओ, हम रहेंगे कहां? हमारा गुजारा कैसे होगा? ईशा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स में पहले ही बहुत कुछ सहा था और उसे लगा था कि घर पर उसे थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन उल्टा उसके माता पिता ने ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। पापा मां, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, प्लीज अब बस भी कीजिए, ठीक है? ईशा ने अपनी लाल आंखों के साथ कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब से इस घर को चलाऊंगी। भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं आप लोगों को भूखे पेट नहीं सोने दूंगी। यह सुनकर कि ईशा घर चलाएगी, उन दोनों के चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ। ममता का रवैया अचानक बदल गया। ईशा, अपने माता पिता के ताने मारने का बुरा मत मानना। हम तो बूढ़े हो गए हैं, हम अपनी जिंदगी कैसे भी काट लेंगे, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम अभी बहुत छोटी हो। अगर तुम्हारा फ्यूचर ही इस तरह बर्बाद हो गया तो इन दोनों बच्चों का क्या होगा? विराट वापस आ गया है, लेकिन राय परिवार का नामो निशान मिट चुका है। मायापुरी में कोई भी विराट को नौकरी देने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके साथ रहने से तुम्हारी मुश्किलें ही बढ़ेंगी। राजेंद्र ने भी तुरंत हामी भरी। हां, तुम बहुत मेहनत कर रही हो और मुझे और तुम्हारी मां को तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। वैसे भी तुम दोनों 5 साल से एक दूसरे से नहीं मिले हो। अब तुम दोनों के बीच प्यार बचा ही कितना होगा? चुपचाप अपने माता पिता की बात मानो और विराट से सारे रिश्ते तोड़ लो। जाओ और कबीर से बात करो। वो तुम्हें इतने लंबे समय से पसंद करता है, वो पक्का तुम्हें अपना लेगा। अपने माता पिता के बालों में आई सफेदी को देखकर ईशा को और भी ज्यादा तकलीफ हुई। वह लगभग उनकी बात मान ही चुकी थी। मम्मा, आरव को सिर्फ पापा चाहिए। अचानक आंसुओं से भरी एक रुंधती हुई आवाज आई। मम्मा, ईरा को भी अपने डैडी चाहिए। प्लीज किसी और से शादी मत करना, ठीक है? आरव और ईरा दौड़कर आए और ईशा के गले लग गए। आरव रोते हुए बोला, बाकी सब बच्चों के पापा हैं। वो सब कहते हैं कि मैं बिना पापा का एक जंगली बच्चा हूं। अपने बच्चों की बातें सुनकर ईशा का दिल कचोट उठा। उसका जो मन डोल रहा था वो अब पूरी तरह से पक्का हो गया। ईरा, आरव, अच्छे बच्चे बनो। डैडी आज रात घर आ रहे हैं। ईशा ने प्यार से कहा। मम्मा, क्या यह सच है? आरव की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसका छोटा सा चेहरा खुशी से खिल उठा। ईशा ने सिर हिलाते हुए कहा, मम्मा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। ये तो बहुत अच्छी बात है। आरव के डैडी घर आ रहे हैं। आरव अब बिना डैडी का जंगली बच्चा नहीं है। आरव खुशी से उछल पड़ा। ममता और राजेंद्र दोनों सन्न रह गए। ईशा, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं और तुमने हमारी एक न सुनी। वो हरामजादा विराट इस घर में रहना चाहता है। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। ईशा ने शांत स्वर में कहा। एक बार मैं कोई जगह किराए पर ले लूं तो हम वहां चले जाएंगे। क्या? तुम घर छोड़कर जा रही हो? ममता और राजेंद्र दोनों हैरान थे। धड़ धड़ धड़। तभी अचानक दरवाजे पर बहुत तेजी से खटखटाने की आवाज आई। सब चौंक गए क्योंकि आवाज बहुत तेज थी। ऐसी आवाज जो सिर्फ मुक्कों से ही आ सकती है। कौन है? जैसे ही राजेंद्र ने दरवाजा खोला, कुछ हट्टे कट्टे आदमी बिना कुछ कहे अंदर घुस आए, जिससे राजेंद्र लगभग गिर ही पड़ा। तुम लोग कौन हो? यह जबरदस्ती घुसपैठ है। अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। राजेंद्र ने गुस्से से कहा। दूसरे चाचा, यह घर तो माथुर परिवार का ही है। मुझे तो बस इसे वापस लेने का हुक्म दिया गया है। ये घुसपैठ कैसे हुई? तभी घमंड में चूर राहुल बाहर से अंदर आया। ये सुनते ही राजेंद्र और ममता के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें तो अभी बस खबर ही मिली थी और राहुल अपने आदमियों को लेकर इतनी जल्दी आ भी गया। राहुल, तू चाहता क्या है?
अपनी बाहों में ईरा और आरव को डर से कांपते हुए देखकर ईशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, मैं तो बस दादाजी का हुक्म मान रहा हूं। दादाजी ने कहा है कि वो तुम्हें एक आखिरी मौका देने को तैयार हैं। या तो कबीर तुम्हें अपना ले या फिर तुम्हें परिवार से निकाल दिया जाएगा। ममता आगे आई और तंज कसते हुए बोली, किसे माथुर परिवार का सदस्य बनकर रहना है? इतने सालों में क्या माथुर परिवार ने कभी हमारे साथ अपनों जैसा बर्ताव किया है? हालांकि ममता भी माथुर परिवार को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन राहुल पहले ही उनके घर में घुस चुका था और अब वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वैसे भी ईशा पहले ही सूर्या ग्रुप से जुड़ चुकी है और साल का 10 लाख कमा रही है। माथुर परिवार को छोड़ने से हमें खुशी ही मिलेगी, ममता ने घमंड से कहा। हा 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 हा। राहुल जोर जोर से हंसा। दूसरी चाची, क्या आप मजाक कर रही हैं? सूर्या ग्रुप मायापुरी की सबसे बड़ी कंपनी है। ईशा को ऐसा क्यों लगता है कि उसे 10 लाख का पैकेज मिलेगा? अगर ईशा सच में सूर्या ग्रुप में लग भी गई है तो क्या वो बस एक छोटे लेवल की कर्मचारी नहीं होगी? माथुर परिवार की करोड़ों की दौलत अगर सीधे वारिसों में बराबर बांटी भी जाए तो हर कोई करोड़पति बन जाएगा। राहुल बहुत घमंड में था। फिर उसका लहजा थोड़ा नरम हुआ। दादाजी ने कहा है कि अगर ईशा सिंघानिया परिवार को उसे वापस अपनाने के लिए राजी कर ले तो दूसरे चाचा माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स के जनरल मैनेजर बन जाएंगे। अगर दूसरे चाचा कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो उनके लिए माथुर परिवार का अगला मुखिया बनना नामुमकिन नहीं है। पहले उसने डराया, फिर लालच दिया। यह मानना पड़ेगा कि राहुल बहुत चालाक था। ये बातें सुनकर राजेंद्र और ममता की आंखें चमक उठीं। दूसरे चाचा, दूसरी चाची, दादाजी आपको इतना अच्छा मौका दे रहे हैं, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। एक बार अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो आप जिंदगी भर पछताते रह जाएंगे। राहुल ने राजेंद्र और ममता की आंखों में वो चमक देख ली थी और उसने अपनी बात जारी रखी। मुझे पता था पिताजी हमें भूले नहीं हैं। राजेंद्र बहुत खुश था और उसने ईशा को उम्मीद भरी नजरों से देखा। ईशा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज कबीर से जाकर मिलो, ठीक है? ईशा, तेरी मां भी तुझसे मिन्नतें कर रही है, ममता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ईशा के माता पिता होने के नाते वे किसी और से बेहतर जानते थे कि वह कितनी नरम दिल की थी। और वही हुआ। अपने माता पिता को इतना दुखी देखकर ईशा से रहा नहीं गया और उसने राहुल की तरफ देखकर पूछा, अगर मैं माथुर परिवार को सूर्या ग्रुप से वो कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद कर दूं तो क्या दादाजी मेरे माता पिता को माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स में वापस काम पर रख लेंगे, है ना? बिल्कुल सही। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा दूसरे चाचा माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स के जनरल मैनेजर बन जाएंगे, राहुल ने कहा। ईशा ने आखिर हां में सिर हिला दिया। वापस जाओ और दादाजी से कहो, मुझे बस एक दिन का वक्त दें और मैं पक्का सूर्या ग्रुप से वो कॉन्ट्रैक्ट ले आऊंगी। ये हुई ना बात। हम सब एक ही परिवार के हैं, तो इतना हंगामा क्यों करना? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशा ने सूर्या ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट लेने की बात मान ली थी, लेकिन उसे लगा कि ईशा कबीर से शादी करने के लिए तैयार हो गई है। राहुल बहुत जल्दी में आया और चला गया और कमरे में फिर से शांति छा गई। राजेंद्र ने माफी मांगते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ करना कि तुम्हें इन सब से गुजरना पड़ा। वहीं माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स लौटने के बाद राहुल सीधे चेयरमैन के ऑफिस गया। दादाजी, ईशा कबीर से मिलने के लिए तैयार हो गई है। उसने ये भी वादा किया है कि वो कल तक सूर्या ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर लेगी। राहुल ने तुरंत भवानी माथुर को खबर दी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अगर सिंघानिया परिवार बीच में आ गया तो सूर्या ग्रुप के साथ हमारा काम पक्का हो जाएगा। राहुल, इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फॉर्मल साइनिंग के बाद मैं तुम्हें माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स का जनरल मैनेजर बना दूंगा, भवानी माथुर ने खुशी से कहा। शुक्रिया दादाजी। राहुल ने जल्दी से उन्हें शुक्रिया कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं और फिर उसने जल्दी से कहा, लेकिन दादाजी, मेरे दूसरे चाचा और बाकी लोगों ने जनरल मैनेजर की कुर्सी के नाम पर मुझे ब्लैकमेल किया। ईशा को मनाने के लिए मुझे अपनी मर्जी से दूसरे चाचा की बात माननी पड़ी। हम्फ! भवानी माथुर ने तंज कसा।
एक निकम्मा इंसान जिसके पास कोई दिमाग नहीं है, वो माथुर परिवार की कंपनी का जनरल मैनेजर बनने के सपने देख रहा है। राहुल बहुत खुश था। वह जानता था कि भवानी माथुर राजेंद्र को पसंद नहीं करते थे और वह बस इसी बात का इंतजार कर रहा था। राहुल ने धीमी आवाज में पूछा, तो फिर दादाजी का क्या इरादा है? एक बार जब हमें सूर्या ग्रुप से वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो क्या उन्हें यहां रखने की कोई जरूरत है? भवानी माथुर ने तंज कसते हुए कहा।